हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिश पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में, जो कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो दोस्तों, लाइंस और एंगल्स हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, लाइंस और एंगल्स। तो दोस्तों, लाइंस लाइंस कितने टाइप्स की होती है, कैसे बनती है, आज वो हम लोग समझेंगे। तो जब दो पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या बनती है, मेरी एक लाइन बनती है। अब लाइन कितने टाइप्स की होती है? लाइन होती है एक हमारी स्ट्रेट लाइन और एक होती है हमारी कर्व लाइन। एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इस तरीके से, ये भी एक हमारी कर्व ही लाइन है। एक हमारी होती है स्ट्रेट लाइन, दूसरी हमारी होती है कर्व लाइन। ठीक है दोस्तों, दो तरीके की लाइंस होती है, स्ट्रेट और कर्व। अब जब दो लाइंस को जोड़ देते हैं, जब हम दो लाइंस को जोड़ देंगे, यहाँ से शुरू किया ऐसे, ये, तो जब हम दो लाइंस को जोड़ देंगे तो बीच में हमारा क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जब दो लाइन एक पॉइंट से निकलती है तो क्या बनता है, एक एंगल बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एंगल्स देखो बहुत सारे एंगल होते हैं, जीरो से स्टार्ट होकर के 360 तक जाते हैं। अब उसको कैटेगराइज किया जाता है कि वो कौन सा किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा, हम लोग एंगल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंगल्स एंगल्स को कैटेगराइज किया हुआ है हमने 0 डिग्री, 90, 180 और 360 के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर 1 पर आता है वो आता है हमारा एक्यूट एक्यूट एंगल। दोस्तों, एक्यूट एंगल यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो न्यून कोण। न्यून कोण, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हमारा, कि ये जो भी 90 डिग्री से कम का होता है, एक लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है दोस्तों, और एक दूसरी लाइन जो 90 से कम की होती है, जो 90 से कम की होती है, ये हमारी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट, सॉरी, एक्यूट एंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल जो मैंने दिखाया है आप लोगों को, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, इतना, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा, एक्यूट एंगल, ये वाला, इतना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम का होगा वो होगा एक्यूट एंगल, 0 से ज़्यादा और 90 से कम यानी कि एक्यूट एंगल। नंबर सेकंड हमारा आता है दोस्तों राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि हिंदी में कहे तो समकोण। तो इसके अंदर हमारा राइट एंगल यानी कि जो बिल्कुल 90 का होता है, जो 90 का होता है, ये वाला, इस तरीके से 90 के समकोण को हम इस तरीके से दिखाते हैं, हम इसका सिंबल ऐसा होता है। तो जो ये होता है, ये होता है हमारा राइट एंगल, यानी कि जो पूरा 90 डिग्री का होता है, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। ठीक है। नंबर थर्ड हमारा आता है ऑब्टूज। हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, 0 से ज़्यादा, 90 से कम, फिर 90 का, फिर जो होगा एक तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन तो ऐसे, और ये 90 से ज़्यादा होगी लेकिन 180 से कम होगी। देखिए दोस्तों, ये मेरे 90 डिग्री का एंगल था, इससे तो ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये वाला एंगल, इतना, ये वाला एंगल, ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑब्टूज एंगल। ठीक है दोस्तों, ऑब्टूज को अगर हिंदी में कहे तो क्या बनते हैं, अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, तीन एंगल हमारे यहाँ हो गए, जो 90 से कम, 0 से ज़्यादा यानी कि एक्यूट एंगल। नंबर सेकंड हमारा राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 का होता है। नंबर थर्ड हमारा ऑब्टूज जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा, तो दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि इसको सरल कोण कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल कोण, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो, ऐसे ऐसे, ये यूं, यहाँ से ये लाइन, एक पॉइंट है, यहाँ से पूरा ये जो एंगल बना है, ये पूरा यहाँ तक कितने डिग्री का बना है, ये 180 डिग्री का। एक स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री की होती होती है, ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। ठीक है दोस्तों,
नंबर 5 पे हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, परिवर्ती कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिवर्ती कोण। जैसे कि जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम का होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, और ये 360 से कम। ये तो मेरा हो गया 180 डिग्री का। ये जो लाइन है मेरी, जो मैंने येलो कलर दिखाई, ये 180 डिग्री हुई। और ये पूरा एंगल, और ये जो पूरा एंगल जो बना मेरा, ये बना क्या, जो मोर देन 180 से प्लस होगा, वो क्या हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है दोस्तों, परिवर्ती कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, परिवर्ती कोण। यानी कि जो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से कम होगा, ये वाला एंगल, ये इतना 360 से कम होगा। नंबर 6 पे हमारा लास्ट आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, पूरक कोण। कंप्लीट एंगल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये यहीं से शुरू होकर के पूरा कंप्लीट यहाँ तक आ गया, यानी कि पूरा इन राउंड कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री का। इसको हम बोलेंगे कौन सा दोस्तों, कंप्लीट एंगल, पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 6 टाइप्स के हमारे एंगल्स थे जिसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब इन एंगल्स के बीच में रिलेशन जो होता है हमारा, एक जैसे कि हमारा 90 डिग्री का एक एंगल है और एक हमारा स्ट्रेट एंगल है। इनके अंदर हमारा कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि अभी देखते हैं कि 90 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल बना दिया और इसके बीच में कोई मैंने एक एंगल बना दिया यहाँ पर, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, कि ये एक एंगल बना, एक ये वाला एंगल बना। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर एंगल बना और एक यहाँ पर एंगल बना। ये इनको क्या बोलेंगे, जो ये इन दोनों का सम मेरा अगर 90 डिग्री होता है तो ये होते हैं मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब इन दोनों का सम मेरा कितना होता है 180 डिग्री होता है तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि हिंदी में कहे तो पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके दो एंगल का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री जिनके दो एंगल का सम, जिन एंगल का सम 180 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा एक दो स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे ऐसे जाती है, तो ये वाला एंगल जो होता है ये इस एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये वाले, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो जाएंगे, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल मेरा बना, ये एंगल, ये वाला एंगल भी मेरा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फाई और ये फाई, मैं इन थीटा और फाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम है, एंगल्स के नाम है। ये एंगल्स आपस में मेरे बराबर हो जाएंगे, ये आमने सामने वाले बराबर होंगे, और ये वाले, ये इस तरफ वाले और ये वाले बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन थे। अब बात आती है हमारी लाइंस और एंगल्स के बीच में एक कंबाइंड रिलेशन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ हमें कुछ ट्रिक चीज़ें समझनी पड़ेगी उससे पहले, कि स्ट्रेट, परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या होता है। परपेंडिकुलर होता है जब दो लाइनें स्ट्रेट जाए, जिनके बीच में इक्वल ही गैप हो, यहाँ से ये वाला जो गैप है ये इक्वल है, इनके बीच में यहाँ से ये वाला जो गैप है ये मेरा इक्वल है, ये कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखी होगी रेल की पटरियाँ जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल इक्वली गैप पर चलती है, वे क्या होती है, मेरी पैरेलल होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारी आती है एक परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि जो एंगल में अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनते हैं राइट एंगल, ये हमारा होता है राइट एंगल। ये दोनों लाइंस मेरी क्या हो गई, मेरी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि इसको मैं हिंदी में कहूँ तो समांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, समांतर रेखाएं, और इसके अंदर ये हमारा राइट एंगल जब हमारा बनता है एंगल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में कहे तो लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, ये हमारे लाइंस के कुछ रूल्स होते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा
एंगल्स के बीच में रिलेशन, हमने लाइंस पढ़ ली, एंगल्स पढ़ ली, अब एंगल्स के बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे। जब दो लाइंस मेरी पैरेलल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जरूरत पड़ेगी। जब दो लाइन से मेरी पैरेलल होती है, ये लाइन जो है L1, सॉरी दोस्तों, जब ये दोनों लाइंस मेरी, यानी कि इसका नाम दे दिया मैंने L1, इसका नाम दे दिया L2, जब मैं बोलता हूँ कि L1 पर पैरेलल है L2 के, ठीक है दोस्तों, ये सिंबल होता है पैरेलल दिखाने का। जब L1 पैरेलल है L2 के, तो हमारे इसके अंदर कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं। एक तो मेरा बना ये वाला कोण बना, है ना, ये वाला कोण बना, यहाँ पर ये वाला कोण बना, और ये वाला कोण बना। कुछ एंगल्स बन गए हमारे, मैंने इसको अलग तरीके से दिखाया, देखने, देखिए। अब एक ये वाला भी एंगल बना होगा यहाँ पर, अलग कलर से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इनका नाम दे देता हूँ, एक एंगल का नाम 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे इनके नाम होते हैं। वो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग समझेंगे कि आप कौन से एंगल बराबर होते हैं, किन एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो हमें इवन और ओड नंबर्स पता है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि हमारे इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं। सबसे आसान चीज़ें याद करने का क्या होता है, हमारे ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 और 7। और हमारे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6 और 8 दोस्तों, ठीक है। तो 1 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7, 2 बराबर 4 बराबर 6 बराबर 8। ये मैंने क्या किया कि एंगल्स जो मेरा 1 था वो 3 के बराबर है, और 3 ही मेरा 5 के बराबर है, और 5 मेरा 7 के बराबर है। आपको एक कलर में, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये 1, 3, 5 और 7, ये चारों एंगल्स मेरे बराबर है। इसी तरीके से 2, 4, 6 और 8 ये वाले एंगल्स भी मेरे आपस में बराबर होंगे। और अब इनमें से कोई भी आप ओड ले लो, कोई भी आप एक इवन ले लो, उनका सम मेरा 180 डिग्री बनेगा। ये कंफर्म है। कोई भी आपने एंगल लिया, मान लो कि आपने ले लिया एंगल 1 ले लिया, और आपने कौन सा एंगल ले लिया, एंगल 4 ले लिया मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये वाला और ये वाला, आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे पूरा ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, ये एक 9 पूरा सॉरी 180 डिग्री का बनेगा। तो यानी कि 1 + 4 कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री। इसी तरीके से मैं कोई भी 1 + 8 करूंगा, 1 + 8 करूंगा। अब जो 8 है वो मेरा 4 के बराबर है, 8 मैंने बताया 4 के बराबर है। तो यानी कि 1 + 4 या 1 + 8 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी एंगल आप उठा लीजिए, 7 + 2 ले लो, मान लो मैंने 7 + 2, यानी कि 2 जो है मेरा 6 के बराबर है। तो यहाँ मेरे को निकालना क्या है, 7 + 6, जो कि मेरा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ये मेरी लाइन स्ट्रेट है, इसके ऊपर ये कंप्लीट एंगल बना, कितने का हो गया ये, पूरा 180 डिग्री का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम लोग समझेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता क्या है, 3 साइड से बंद आकृति को मैं ट्रायंगल कहता हूँ, जिसकी 3 भुजाएं है, 3 साइड से, और वो बंद है, और वो 3 एंगल क्रिएट करती है, तो वो क्या बन जाता है, मेरा ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आया क्यों, कैसे जनरेट हुआ, पहले हम लोग ये समझेंगे। तो अगर मैं एक आपको शेप देता हूँ ट्रायंगल की, कोई भी, मैंने मान लो ये ऐसे एक बना दिया, इसको बड़े प्यार से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि इसके तीनों इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए ट्रायंगल का नाम, बी एंगल और सी, इसके ये वाला एंगल ए + बी + सी मेरे को डिफाइन करना है, कि मेरे को प्रूव क्या करना है दोस्तों, ए + बी + सी बराबर 180 डिग्री, मेरे को यही चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। अब मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करूंगा दोस्तों। क्या कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, यहाँ से एक लाइन में इसके पैरेलल, दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइन को बी सी के मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, मैंने इसके पैरेलल मैंने ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है दोस्तों। अब जरा आप एक चीज़ देखिए,
आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन मेरी ये ऐसे है, दोनों लाइन पैरेलल है, और एक एंगल मेरा ये, एक लाइन मेरी ऐसी ये तिरछी ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये वाला एंगल जो था, क्या वो इस एंगल के बराबर होगा? हमने अभी पहले पढ़ा था कि दो मेरे एंगल्स मैंने ऐसे इस तरीके से दिखाए थे आपको, तो ये वाला एंगल क्या मेरे इसके बराबर होगा? ये नंबर क्या था? अब अभी मैंने बताया नंबरिंग क्या थी, 1 2 3, ये मेरा 3 था और ये मेरा क्या था 5, तो 3 बराबर 5 के होता है बताएगा। तो ये वाला एंगल मेरा इसके, यानी कि अगर ये एंगल मेरा बी है, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी नाम दे देता हूँ, तो ये जो मेरा बी होगा, तो क्या ये वाला एंगल भी मेरा बी ही होगा? और इसी तरीके से ये वाला एंगल मेरा सी होगा, तो ये वाला एंगल भी मेरा सी होगा। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो ये एंगल जो मेरा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे ये जो मेरे तीनों एंगल बनते हैं, कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है स्ट्रेट लाइन पे? 180 डिग्री का। मेरे को यही चीज प्रूव करना था। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी मेरा कितना हो गया? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री इसी तरीके से बनता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं और उसके अंदर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स तीन साइड से बंद फिगर को मैं क्या बोलूँगा? ट्रायंगल बोलूँगा, यानी कि जिसमें तीन क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तीन साइड वाली या तो ये भी हो गई तीन साइड, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बना ये, क्योंकि मेरे को क्लोज फिगर चाहिए। तो क्लोज फिगर कैसे बनेगी? जब मैं तीन पॉइंट्स को मैं ऐसे जोड़ दूंगा और ये मेरी तीन मेरी साइड्स बन जाएगी। तो तीन साइड से, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम ट्रायंगल कहेंगे। इसके अंदर तीन ही मेरे कोण बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब ट्रायंगल्स को हम लोग कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। ट्रायंगल्स को मैं बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड कर सकता हूँ। नंबर मेरा एक कौन से बीच किस बेस पे? एंगल्स के बेस पे। और सेकंड मेरा साइड्स के बेस पे। ठीक है दोस्तों, एंगल्स और साइड के बेस पे डिवाइड कर सकता हूँ, एंगल्स के बेस पे। तो सबसे पहला मेरा होता है एंगल्स के बेस पे एक्यूट। एक्यूट एंगल यानी कि एक्यूट एंगल यानी कि हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का होता है एक्यूट। नंबर सेकंड मेरा राइट एंगल, जो मेरा एग्जैक्टली 90 का होता है। नंबर थ्री होता है मेरा ऑब्टूज। हम एक एक के बारे में अच्छे से समझेंगे, एक बार इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। नंबर और अब साइड्स के बेस पे भी मेरा तीन तरीके डिवाइड कर सकता हूँ। नंबर वन मेरा कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। नंबर सेकंड मेरा हो गया आइसोसेलेस। नंबर थर्ड मेरा हो गया स्केलर। ठीक है दोस्तों। तो एक्यूट ट्रायंगल मेरा कौन सा होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके मेरे तीनों एंगल्स मेरे 90 के से कम के होते हैं। तीनों एंगल मेरे 90 से कम के होते हैं। राइट एंगल के अंदर मेरा क्या होता है कि कोई भी एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक एंगल कंपलसरी है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दो कोण ऑटोमेटिकली 90 से 90 से कम के बन जाएंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जिसका एक एंगल मेरा 90 से ज़्यादा का हो, ये। ठीक है दोस्तों। और इक्विलेटरल यानी कि जिसके अंदर मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मेरा क्या होता है? तीनों साइड्स मेरी बराबर होती है। साइड्स के बेस पे मैंने डिफाइन किया तो तीनों साइड्स मेरी बराबर हो जाएगी। और आइसोसेलेस के अंदर मेरा क्या होता है कि मेरी कोई भी दो साइड मेरी बराबर होगी। और स्केलन के अंदर मेरा क्या होगा कि कोई भी तीनों साइड्स मेरी कोई भी किसी के बराबर नहीं होगी, तीनों साइड्स मेरी अलग अलग होगी। अब आइसोसेलेस के अंदर मेरे जब तीनों साइड्स मेरी बराबर है तो तीनों एंगल्स भी मेरे बराबर ही होंगे, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स मेरे इक्वल हुए तो ये एंगल कितने कितने के आगे मेरे 60 के 60 के 60 डिग्री ईच। ठीक है दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल मेरा 90 का होगा और इसके अंदर मेरा सारे एंगल मेरे 60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इन सब के एरिया कैसे निकलता है, सबका पेरीमीटर कैसे निकलता है, वो हम लोग अभी समझेंगे आगे।
तो आइए दोस्तों आप देखते हैं मुझे इस ट्रायंगल का, ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसको मैं एक्यूट एंगल या फिर एक नॉर्मल जनरल ट्रायंगल की बात कहूँ तो मुझे निकालना है इसका एरिया। अगर मुझे पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर यानी कि इसके बाहर बाहर की बाउंड्री, पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे इसकी तीनों भुजाओं को, तीनों साइड का सम करना पड़ेगा। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मान लो ये एंगल ए नाम दे दिया, ये एंगल मैंने बी नाम दे दिया, एंगल सी। हमारा देखो कुछ ट्रिक, कुछ टाइप्स होती है कि इस एंगल ए के सामने वाली साइड को हम ए मानते हैं, इस बी के सामने वाली साइड को हम बी मानते हैं और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेरीमीटर क्या हो गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या हो गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी। अब बात आती है मेरे एरिया की। एरिया का मेरा क्या होता है, फॉर्मूला बताता हूँ मैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला होता है जो मेरे हर एक ट्रायंगल के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, हर एक ट्रायंगल के अंदर, बशर्ते आपको उसका बेस और हाइट पता होनी चाहिए। बेस यानी कि आप किसी भी साइड को आप बेस मान सकते हो, लेकिन हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाइट कौन सी होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट बोलेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने इस ट्रायंगल के अंदर इस वाली साइड्स को मैंने अगर मान लो बेस मान लिया, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने अगर बेस मान लिया तो हाइट, ये वाली साइड या ये वाली साइड हाइट नहीं होगी, हाइट होगी मेरी यहाँ से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस लाइन पर मेरा परपेंडिकुलर पड़े, ये वाली, ये, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर मेरे को साइड पता होगी एच, ये अगर मेरे को पता होगी तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों, 1/2 इंटू बेस यानी कि ए इंटू हाइट एच। ये दोस्तों ये, लेकिन अब ये आया कैसे, ये मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जनरल फॉर्मूला जो बनता है हमारा कैसे बनता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी एक चीज देखिए आपको, सबसे पहले मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर का एरिया समझाना पड़ेगा। इससे पहले आप, स्क्वायर का एरिया, ये एक स्क्वायर है जिसके तीन चारों साइड्स मेरी बराबर है, तो इस स्क्वायर का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं क्या होगा, साइड, साइड इंटू साइड, या फिर मैं कहूँ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हुआ तो ये मेरी साइड, ये वाली साइड इंटू मैं अगर ये वाली साइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, वही चीज हम इस ट्रायंगल के अंदर निकालेंगे। हम अपने सारी की सारी फिगर्स को, हर एक चीज को, चाहे वो ट्रायंगल हुआ चाहे वो क्वाड्रेटल हुआ, उसको हम इस स्क्वायर के शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या किया, ए यानी कि जिसको मैंने बेस माना हुआ है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर मैंने ए बेस माना हुआ है तो 1/2 इंटू ए। अगर मैं इस, ये मेरी जो भी लेंथ है, अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इस लाइन के, ये जो लाइन जो BC है, अगर मैं इसके बीच में ही एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, मान लो कि ये पूरी मेरी 10 सेंटीमीटर की लाइन थी और ये मैंने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी, इसके बिल्कुल आधी। ठीक है दोस्तों, और अब जरा एक हल्की सी चीज देखना आप, इसको मैं लाइन को ऐसे अगर आगे तरफ बढ़ा देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही चीज होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज, ये आपको शेप समझ में आई। मैंने क्या किया कि इस लाइन के BC के एक आधी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी बिल्कुल इस लाइन के साथ में, और इसको, ये वाला जो मेरा एरिया जनरेट हुआ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, ये वाला जो मेरा जनरेट हुआ, ये वाला एरिया मेरा इस एरिया के बराबर होगा, और ये वाला जो मेरा एरिया होगा वो मेरा इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो या तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, ठीक है, या फिर मैं इसका, या मैं इतने का इसका एरिया निकाल दूं, एक ही बात है। आई बात समझ में, यानी कि ये वाला जो मेरा एरिया जो मेरा बना, ये जो मेरा एरिया बना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरा इस एरिया के बराबर है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला एरिया मेरा इसके बराबर है। तो या तो मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं या मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर मेरे इसका एरिया निकालना है तो ये लेंथ मेरी कितनी थी, इस ए की आधी, यानी कि ए की आधी, मैंने क्या किया, ए का आधा किया। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या, मैं उसको एच से मल्टीप्लाई कर, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड,
ये h के बराबर ही है, यानी कि ये मेरी h है और ये मेरी क्या है, a/2 है। मैंने क्या किया, a/2 इंटू एच, ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला। इसी तरीके से मेरा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मेरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। एक और हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है जो हमारा हर एक फिगर के अंदर लग जाएगा, चाहे वो कैसी भी फिगर हो। जैसे मैंने एक आपको ट्रायंगल दिखा देता हूं मैं बना करके। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। इसकी साइड्स मैंने मान ली ए, बी और सी, ए, बी और सी। एंगल मेरा ए, बी और सी। अब इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया क्या हो गया मेरा, एक दूसरा, एक तो मैंने अभी बताया आपको 1/2 बेस इंटू हाइट। सेकंड हमारा जो हर एक ट्रायंगल के अंदर ये भी लगेगा, क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। ये मेरा होता है एरिया। इसको हम बोलते हैं क्या, हीरोज फॉर्मूला, या हीरोन फॉर्मूला, जो भी बोल देते हैं हीरोन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, हीरोन फॉर्मूला ये वाला हो गया हीरोन फॉर्मूला। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए, बी और सी तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, एस नहीं है। एस, एस हम, एस क्या होता है, एस हम बताते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने निकाला था, क्या होता है पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर यानी कि ये उसका आधा है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा मेरा, पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये मेरा क्या होगा दोस्तों, सेमी पेरीमीटर। यानी कि एस की वैल्यू होगी मेरी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 और ए बी सी की वैल्यू मेरे को गिवन होगी। तो मैं क्या निकाल दूंगा यहाँ से, एरिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं, हमारे कुछ जनरल जनरल फॉर्मूले हैं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो दोस्तों कैसा, ये, इसका एक एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया, ये वाला, ये इसका एक एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अंदर बेस तो मेरी यही हो गई, ये वाला बेस मान लो मैंने ये मान लिया, और हाइट मेरी ये वाली हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही तो मैं हाइट कहूँगा, तो यही मेरी क्या होगा इसके अंदर, एच हो गई। 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके अंदर एक बेस हाइट। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि पाइथागोरस। इसके अंदर हमारी पाइथागोरस आ जाएगी। पाइथागोरस इसको मैं कैपिटल एस से दिखाता हूँ, तो कैपिटल बी से, तो कैपिटल पी से। ये मेरे क्या है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। मैं लिख देता हूँ एक बार, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कर्ण। बी से बेस यानी कि आधार, और पी से मेरा होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसका पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारे बहुत जगह काम आएगी, हमारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, उसमें बहुत ज़्यादा ये इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया निकलना आ गया, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम हमने बता दी। अब इसके बाद हमारा आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद हमारा क्या आता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल यानी कि जिसकी मेरी तीनों साइड्स मेरी बराबर, सबसे बढ़िया ट्रायंगल होता है ये, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होती है, तीनों साइड्स मेरी इसके अंदर क्या होती है, बराबर। आगे हम लोग इसको जब समझेंगे, इसके जब डीपली जाएंगे, इसके थ्योरम्स पढ़ेंगे, तब हमें इसकी कंडीशंस देखेंगे, हम इसमें क्या चीज़ होती है, इसके अंदर पॉइंट्स कौन से होते हैं, इन सेंटर, ऑटो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर काउंट करेंगे, देखेंगे कि कैसे जनरेट होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन उसको वो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। लेकिन मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल बहुत ही कम आता है, लेकिन आपको ये बेसिक नॉलेज पता होने चाहिए।
इसके बिना आप जब तक आपको शेप्स की और फिगर्स की नॉलेज नहीं होगी, आप मेंसुरेशन नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोगों को पहले ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, शेप्स का जो इंट्रोडक्शन है, वो देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मेरे सबसे पहले क्या कंडीशंस थी, तीनों साइड्स मेरी बराबर, तीनों साइड मेरी बराबर, ए बी और सी। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों साइड्स मेरी इक्वल, और तीनों साइड्स इक्वल तो तीनों एंगल्स भी मेरे इक्वल ही होंगे। एक कंडीशन बहुत ही अच्छी, लाखों बार इस्तेमाल होगी, क्या, दो भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये हजारों लाखों बार ये चीज काम आएगी आपको सवाल सोल्व करते टाइम, क्या कि दो इक्वल साइड्स के आमने सामने के एंगल मेरे इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसके हम एरिया की बात करते हैं। एरिया देखो, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है एस वाला, वो भी यहाँ लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो भी यहाँ लगेगा। और थर्ड हमारा इसका स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू ए, 3 इंटू साइड्स, क्योंकि तीनों साइड्स मेरी इक्वल है, तो 3 इंटू ए मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर। इसकी एच अगर मुझे निकालनी है, ये वाली एच, मान लो ये एच है, मुझे अगर ये निकालनी है दोस्तों, तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो ये होता है, ये सामने वाली साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो है इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर जो होता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये इसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन गया, तो क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकता हूँ। हमने अभी पढ़ा क्या होता है पाइथागोरस, ए का स्क्वायर इस कर्ण का यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर और प्लस में ये बेस यानी कि क्या, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर यहाँ से ये आ गया बराबर एच स्क्वायर ऐसे हो गया, और प्लस में a²/4, ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। इसको मैं यहाँ उठा के लाऊंगा, माइनस में कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, a² माइनस में a²/4 बराबर एच स्क्वायर। इसका एल्शियम लिया मैंने, तो क्या आ गया मेरा यहाँ से, 4a² माइनस a²/4 बराबर एच स्क्वायर। 4a² में से a स्क्वायर कितना बचेगा, 3a²/4 बराबर एच स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट में जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी मेरी, √3/2 इंटू ए एच। एच मेरा क्या जनरेट होगा यहाँ से, एच की वैल्यू क्या आ गई मेरी, √3/2 ए। अब मेरा जो जनरली फॉर्मूला था, मैं अगर वो भी लगाने की कोशिश करता हूँ, क्या, 1/2 इंटू बेस, बेस मेरा क्या है ए, बेस मेरा क्या है ए, और एच, एच की वैल्यू मैंने अभी निकाली, क्या निकाली मैंने, √3/2 इंटू ए, यही निकाली। आप देखो 3, तो √3 तो ऐसे रहा, नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्या बन गया मेरा 4, और ए मल्टीप्लाई होगी मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर, क्योंकि यही आ गया ना, √3/4 ए स्क्वायर। इसका एरिया हमने ऐसे ही निकाला है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर क्या होते हैं कंडीशंस, हम एक बार देख लीजिए है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 साइड से बंद आकृति को मैं क्या कहूँगा, चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसकी कंडीशंस अलग अलग होती है, एंगल्स 90 के हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल्स को डिवाइड किया था, अब हम लोग करेंगे क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड, के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे ट्रायंगल्स भी हमने 6 तरीके डिफाइन किए थे, क्वाड्रिलेटरल भी हमारे 6 ही टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सिमिलरिटी होती है। अभी हम लोग एक एक करके हर एक के बारे में समझेंगे कि वो कैसे बने और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक अपना रेक्टेंगल या फिर कोई भी एक स्क्वायर। मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, आप लोगों को दिखाई देगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या कंडीशंस होती है मेरी, सॉरी ये स्क्वायर की, ये मैंने इससे पहले सबसे पहले स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर की क्या कंडीशंस होती है कि ये इसके आमने सामने की साइड्स मेरी बराबर, यानी कि ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये वाली भी ए, चारों साइड्स मेरी बराबर होंगी और चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री के होंगे।
चारों साइड्स बराबर और चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री के होंगे। यही इसकी कंडीशन होती है क्या, स्क्वायर की, इसको मैं अगर बताऊं स्क्वायर या फिर वर्ग, क्या कंडीशन होगी, चारों साइड्स मेरी बराबर और चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब इसी से ही, इस स्क्वायर से ही हम अपनी सारी की सारी शेप्स बना देंगे क्वाड्रेटल के बारे में। जैसे कि अभी ये जो है, एक सेकेंड, क्या है सर, ये जो है, मैं अगर इसको एक और कॉपी करता हूँ, देखिए ये ऐसे, ठीक है, और अगर मैं इसकी इस वाली साइड को, ये वाली साइड ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, इस साइड को मैं अगर आगे की तरफ पुश कर दूं, ये मेरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया दोस्तों, एक रेक्टेंगल। ये मेरा क्या था, स्क्वायर था, ये मेरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल के अंदर इसमें मेरी साइड क्या थी, ए ए और ए। स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर, चार एंगल्स मेरे 90 के। मैंने इसके रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर मैंने कोई भी क्या चेंज किया, मैंने सिर्फ इस लाइन को आगे तरफ मैंने पुश कर दिया। तो मेरे एंगल्स तो मैंने नहीं छेड़े, एंगल्स तो मेरे 90 डिग्री के मैंने, मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा क्या चेंज क्या हुआ है कि ये जो लेंथ थी मेरी, जो ए थी, वो मेरी बढ़ गई। अब वो कुछ ए प्लस एक्स्ट्रा कुछ भी जो भी मेरी लंबी हो गई। एल और बी मेरी ये ऐसी कैसे रही, इसके अंदर मेरी दोनों साइड्स मेरी अलग अलग होती है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि मेरी साइड्स मेरी अलग हो जाती है, एल और बी। अब बात आती है डायगोनल्स के बारे में, इस दोनों में क्या डिफरेंस आता है। मेरा थर्ड पॉइंट क्या आता है, मेरा डायगोनल। देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये डायगोनल है, मान लो कि ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डायगोनल क्या होता है, दो वर्टेक्स को जो मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकर्ण, हिंदी में बोलेंगे तो विकर्ण। तो ये वाली साइड अगर मेरी इसके बराबर है, ये वाला एंगल मेरा कितने का है, 90 डिग्री का है। जब दो मेरी साइड्स मेरी बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, अभी बताया मैंने, थोड़े पहले बताया। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना दोस्तों। अब ये साइड मेरी एल है और ये मेरी बी, ये मेरी अलग, दोनों अलग है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा बराबर नहीं होगा। इसमें तो मेरे को पता है ये एंगल मेरा 90 का है, तो ये मेरे दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, तो यानी कि 45 के बच जाएंगे, है ना दोस्तों। लेकिन इसके अंदर ये दोनों साइड्स मेरी अनइक्वल है, तो आमने सामने के एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। तो मैं, ये तो मेरा 90 का मेरे को पता है, ये तो 90 का होगा, लेकिन ये दोनों एंगल्स मैं नहीं डिफाइन कर सकता कि कितने के होंगे, कितने को ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये पता है कि दोनों का सम मेरा 90 ही होगा, दोनों का सम मेरा 90 ही होगा। ये इसके अंदर एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों फिगर्स के अंदर। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे जो हम फिगर बनाएंगे, जैसे कि मान लो मैंने इसको आगे की तरफ निकाला, इसको भी मैं एक बार आगे की तरफ निकाल देता हूँ, ये ऐसे स्क्वायर हो गया मेरा, रेक्टेंगल हो गया। अब आता है रोम्बस। इसकी इस वाली, मैंने पहले ये वाली साइड, इस लाइन को मैंने आगे की तरफ पुश किया था, अब मैं इस वाली साइड को आगे की तरफ पुश करूंगा, तो ऐसे, ये इसके भी इस वाली साइड को पुश करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने आगे तरफ पुश कर दिया। अब क्या कंडीशंस मेरी चेंज हुई, ये मेरी ए थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, है ना, ये मेरी एल थी, ये मेरी बी थी। मैंने लेंथ में तो कोई चेंज या ज़्यादा कम नहीं किया, बस मैंने क्या किया, एंगल चेंज कर दिया मैंने इसका एंगल। ये मेरा अब 90 का नहीं बचा, 90 से ज़्यादा का हो गया ये एंगल, ये एंगल्स मेरे चेंज हो गए बस, और मैंने इसका कुछ भी नहीं किया। इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, मेरा एरिया निकालने की बात करूँ तो मैं ए स्क्वायर, साइड गुणा साइड, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है दोस्तों, एल इंटू बी। और इसका एरिया कैसे निकलता है, देखिए इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या, यानी कि इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल ये हुआ, ये वाला, ये 1/2 D1 इंटू D2, और इसके अंदर मेरा क्या होगा, L इंटू H।
बी नहीं है, एच है, ये ध्यान रखिए, एल इंटू एच। एच यानी कि क्या, इसकी एच मैंने हर बार बताया आपको, क्या बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरी क्या होगा यहाँ पर, एच। ये बेस इंटू हाइट, यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया। इसके अंदर क्या होगा, 1/2 d1/2। अब ये कैसे आया और ये कैसे आया, अभी बताएंगे। देखिए पहले ये देखते हैं, एल इंटू एच, यानी कि मैं अगर एक कंस्ट्रक्शन देखो, बाकी सबको हटा देते हैं, एक बार सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं। समझने की कोशिश करो। आप देखिए इसको, अगर मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, क्या किया मैंने, इसको मैंने आगे लेके गया, इसको मैंने यहाँ इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों, एक लाइन मैंने यहाँ पर। अब देखो, आप समझो इस चीज को, ये जो मेरा एरिया जनरेट हुआ, तो ये जो एरिया मेरा जनरेट हुआ था, जो मेरा एरिया, क्या ये इसके बराबर ही है, क्या ये इसके बराबर ही है। अभी देखते हैं बना करके कि क्या ये इसके बराबर ही निकल के आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर मैं इसको, इस एरिया को अगर मैं उठा के, देखिए अगर मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ, पूरा कवर कर लिया इसने, पूरा कवर कर लिया ना, है ना दोस्तों। तो यानी कि ये वाला एरिया अगर मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ, तो ये मेरी एक कैसी शेप बन गई, ये मेरी एक कैसी शेप बन गई दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। यहाँ से शुरू हुआ और ये ऐसा बन गया यहाँ तक, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि ये एल और ये मेरी बी, यानी कि इसको मैं एच नाम देता हूँ, एल इंटू बी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ऐसे निकलता है। अब बात आती है मेरी किसकी, रोम्बस के अंदर। ठीक है दोस्तों, रोम्बस में अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकाला, हम लोगों ने वो देखते हैं। तो इसके अंदर भी सेम कंस्ट्रक्शन, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन नहीं करनी इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को क्या निकालनी पहले इसकी, बोलिए दोस्तों, ये डायगोनल। ये मेरे क्या थे, डायगोनल्स थे। इसके अंदर कंडीशन, एक मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। डायगोनल्स जो होंगे वो मेरे 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे और इक्वली काटेंगे। ये दोनों मेरे इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर देगा, दोनों डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे और बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको प्रूव भी कराएंगे हम आगे, जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब प्रूव कराएंगे कि 90 पर ही क्यों काटते हैं और इसको बाइसेक्ट ही क्यों करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अलग से पूरा बड़ा टॉपिक है। सिमिलरिटी इसके अंदर लगेगी और भी ट्रायंगल्स के बहुत सारे फॉर्म थ्योरम्स लगेगी, इसलिए इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। हम जो जनरल चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वो चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अभी हाँ, ये मेरे पूरी डायगोनल, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ D1 और ये मेरा नाम दे दिया D2, डायगोनल का मैंने नाम दे दिया। अब ये पूरा मेरा D1 था, तो ये आधा, ये इतना इतना मेरा क्या हो गया कि ये D1/2 हो जाएगा, और ये मेरा पूरा D2 था, तो क्या मेरा D2/2 हो जाएगा, हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया मेरा D1/2। अगर मैं इतने से, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या क्या कैसे निकलेगा ये, 1/2 इंटू D1/2, सॉरी D1/2 और D2/2, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा इसका एरिया। तो और ऐसे ऐसे ये एरिया इसके बराबर होता है, ये वाला एरिया इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि देखो इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, 1/2 D1/2 इंटू D2/2, ये मेरी D2/2 ही तो है ना। तो यही एरिया मेरा, इसको यानी कि डायगोनल्स जो होते हैं वो मेरे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला एरिया मेरा इसके, ये इसके, ये इसके, तो चारों बराबर, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। हाँ दोस्तों, 4 पूरे का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि एक ट्रायंगल के एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इसको मैंने काट दो दूनी 4 से, ये गया, बचा क्या मेरा 1/2 इंटू D1 इंटू D2।
डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, जो मैंने बताया था कि एक रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू ए, चारों साइड्स मेरी बराबर है तो 4 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब इसके बाद हमारी एक और शेप आती है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम भी हम इसी इसी से बनाएंगे। देखिए, अगर मैं इसके इस पॉइंट को पकड़ के आगे तरफ खींच देता हूँ ऐसे, ये मैंने खींच दिया, इसको मैंने खींच दिया, ये क्या बन गया मेरा, ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या होती है कि अभी देखो, मैंने ये लाइन तो मेरी इसके पैरेलल ही रहेगी मेरी, है ना, इसको मैंने कुछ छेड़ा, लेकिन ये लाइन मेरी अब पैरेलल नहीं बची, ना ही कोई एंगल मेरा 90 का बचा, यानी कि कम ज़्यादा हो गया। यही मेरी एक शेप होती है। अब इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है। पेरीमीटर के अंदर क्या होता है भाई, चारों साइड्स का आप जोड़ देना। ये मेरी मान लो ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दो। कई बार क्या होता है, एक हमारा ये होता है ट्रेपीजियम, ठीक है, एक होता है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम के अंदर मेरी ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी बराबर होती है, राइट ट्रेपीजियम बोलते हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, यानी कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं हिंदी में समलंब। ठीक है दोस्तों, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब पेरीमीटर तो आप चारों साइड्स को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब बात आती है इसकी एरिया की। एरिया हमने जो ट्रायंगल के अंदर निकाला था सेम इसके अंदर लगेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बताऊँ थोड़ा सा, आप अगर आप खुद से भी निकाल सकते हो। अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये वाली शेप मेरी कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, क्या ये ऐसी इसकी पैरेललोग्राम वाली शेप दिखाई दे रही है, और ये वाली मेरी एक ट्रायंगल ट्रायंगल वाली शेप है। ठीक है, अगर मैं, अब देखो मैंने क्या किया, एक लाइन ली मैंने और इसके बीच बीच मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और एक और लाइन ली मैंने और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। ये वाला ऐसे, इस तरीके से। अब ये देखिए कि ये वाला जो मेरा एरिया है, क्या ये मेरा इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एरिया होगा क्या ये मेरा इस वाले एरिया के बराबर होगा। अगर मैं इस एरिया को उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये मेरा एक कैसे बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये इंटू ये वाले साइड, साइड इंटू साइड। अब ये मेरी क्या है, ये जो मान लो कि मेरी बी लेंथ थी, ये ए थी, तो ये वाले इसकी बीच वाली लाइन हुई, बिल्कुल क्या हो गई, इसका एवरेज होगा, यानी कि इसको मैं क्या निकालूं, ए प्लस बी बाई 2, इसका एवरेज। ये मान लो मेरी 30 मीटर थी, ये वाली मेरी मान लो 50 मीटर थी, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना, 30 और 50, उसका आधा 40। ये वाली लेंथ में कितनी होगी, बीच वाली 40, इसका एवरेज 1/2, और ए प्लस बी किया, और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, हाइट से, जो भी मेरी हाइट, हाइट फिर से वही बात है, हाइट कौन सी होती है मेरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये वाली होगी या फिर जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हाइट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बेसिकली शेप्स थी जिनका हमने एरिया का इंट्रोडक्शन लिया है। अभी हम इसको जब हमारा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा 3D फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जब हम इन्हीं को बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइज करके घुमा घुमा के एक एक चीज़ को समझाएंगे, आपके हर एक क्यों का जवाब देंगे कि ये क्यों आया, कैसे आया। तो दोस्त, अगर मैं इसी के अंदर आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ तो हम इसी से ही बना देंगे, हम लोग इसी से ही 3D बना देंगे। देखो जैसे कि ये वाला ऐसे, इस तरीके से, और एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक एरिया कैसे बना, इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हर एक तरीके से इसको हम आपको समझाएंगे आगे 3D वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।